हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आई ऑल्सो होप बच्चों आपका अभी तक के सारे एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो वेयर विल गिव यू अ डिटेल्ड गाइडेंस कि नेक्स्ट 1.5 डे में आप ऑडिटिंग के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सी बच्चों, सबसे पहले द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। थोड़ा इसीलिए स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करके अप्रोच करना इस सब्जेक्ट को बहुत जरूरी है। अदरवाइज देयर इज अ वेरी हाई चांस एंड दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर ईयर्स कि आपका लास्ट 1.5 डे में सफिशिएंट सिलेबस कवर नहीं होगा और पेपर अगर थोड़ा भी ट्रिकी आया तो मुश्किल हो सकता है। दैट इज व्हाई spend these 5 to 10 minutes wisely on the video, understand the approach, and hopefully this will work in your favor. Before I start with this, if you already have your own set of strategy about which you are highly confident, it's absolutely fine. I wish you all the best. You can continue with your own strategy. इस approach का कोई जरूरत नहीं है। ये बस मेरा point of view है। If you are stuck, if you are not sure, then you can follow this kind of approach. तो सर, मेरे हिसाब से कैसे शुरुआत करना चाहिए? सबसे पहले today, once your costing exams are done, पहले तो एग्जाम के बारे में भूल जाइए, उस एग्जाम को साइडलाइन कर दीजिए। अब ये फिगर आउट कीजिए आज बिफोर स्लीपिंग व्हाट ऑल यू कैन पोटेंशियली कवर। अब दो टाइप का स्टूडेंट होता है, कोई जो इमीडिएटली पढ़ने बैठ जाएगा और कोई जो थोड़ा टाइम 2-3 घंटे रेस्ट करेगा, उसके बाद में प्रोबेबली स्पेंड सम लिटिल मोर टाइम टुवर्ड्स द नाइट पार्ट। आपके हिसाब से डिसाइड कीजिए आपको अभी पढ़ना है बाद में पढ़ना है, ये आपका चॉइस रहेगा। मैं बस ओवरऑल सेशंस को डिवाइड करूंगा। आज का एक सेशन रहेगा, कल के दिन के 3 सेशन रहेंगे एंड ऑब्वियसली एग्जाम डे के लिए मॉर्निंग का एक सेशन रहेगा। इस सेशन बाय सेशन में आपने क्या क्या कवर करना चाहिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपको शेयर करता हूं। सबसे पहले आई बिलीव टुडे यू शुड ट्राई टू कवर चैप्टर नंबर 1 व्हिच हैज वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है, फिर थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट्स भी है लाइक एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्या है, मीनिंग ऑफ एसएज, एसएईज, एसआरईज, एसआरएस क्या है, हाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 है। जनरली एक क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलता है। विदिन 1.5 आवर मैक्सिमम आप ये चैप्टर खत्म कर सकते हो। आज चैप्टर 1 पहले खत्म कर दो, फिर सीधा जाओ चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 इज ऐसे कॉल्ड एज ऐसे 300। दैट एंटायर 300 इज पार्ट ऑफ ओनली 1 चैप्टर, बट इस चैप्टर का बढ़िया वेटेज है 8 से 10 मार्क का। नॉर्मली 1 या 2 एमसीक्यू देखने को मिलता है एंड 1 गारंटीड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। इसीलिए आपने मेरे हिसाब से चैप्टर 1 के बाद इमीडिएटली 2 शुरू करना चाहिए। थोड़ा टाइम कंजम्पशन हो सकता है यहाँ पे बिकॉज 300 बहुत वास्ट ऐसे है, बट स्टिल दिमाग लगाइएगा। पहले क्या पूछ सकते हैं, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, उसमें 3 पॉइंट क्या है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के 5 पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ऑडिट प्लान में 3 पॉइंट्स क्या है, ऑडिट प्रोग्राम रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। इस तरीके से सोच करके आप पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आपका प्रिपरेशन फास्ट होगा और बहुत इफेक्टिव भी रहेगा। तो चैप्टर 1 खत्म कीजिए, 2 खत्म कीजिए, उसके बाद में मूव कीजिए एक छोटे से चैप्टर के ऊपर दैट इज कॉल्ड एज चैप्टर नंबर 6 में ऐसे 230 दिया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। स्वीट चैप्टर है, छोटा सा है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, सिंपल सा स्टैंडर्ड है। इसमें असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल पे क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट के अंदर भी आया था, तो इस बार दिमाग में रखिए शायद मे बी 230 के ऊपर क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा दैट क्वेश्चन कैन बी डॉक्यूमेंटेशन के ओनरशिप पे क्वेश्चन आ सकता है, या डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लेकिन आस्क यू फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से वेराइटी जो 230 की है लिमिटेड है। सब कुछ बढ़िया से पढ़िए। चैप्टर 1 के बाद 2 के बाद सीधा 6 पे जाके 230 खत्म कर दीजिए। इतना तो बेयर मिनिमम आज आपका होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। अगर थोड़ा पुल कर सकते हो अपने आप को तो चैप्टर 11 भी आज शुरू करना चाहिए। उसमें ना यू हैव 210, ये ऐसे 210 बहुत आसान है। एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, प्री कंडीशंस क्या क्या होती है, रिकरिंग ऑडिट क्या है, कब कब रिकरिंग ऑडिट में एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना होगा, फटाफट से वो वाला पार्ट खत्म कर लो, 210 उड़ा दो। एंड कुछ मिसलीनियस टॉपिक्स है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्या है, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस क्या है, ये फटाफट क्लोज कर दीजिए। अगर समय बचता है तो 220 एसक्यूसी को पढ़ना नहीं हो पाए तो कल सुबह शुरुआत करते वक्त सबसे पहले 220 एसक्यूसी को खत्म करना। इतना 4 चैप्टर करते ही आपको एक बढ़िया 25 से 30 मार्क का कवरेज जो है आपका अच्छे से हो जाएगा। जो गारंटीड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पहले आपने ये कवर करना चाहिए।
मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, 1 के अंदर सिर्फ इनहेरेंट लिमिटेशन है और कोई ऐसे नहीं है। चैप्टर 2 में ऐसे 300 दिया हुआ है, 6 के अंदर 230 दिया हुआ है, एंड चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपके 3 स्टैंडर्ड्स है, 210, 220 एसक्यूसी। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी है, वो आप रेफर कर सकते हो। मैं ये जो डिस्कशन आपसे कर रहा हूं, इसका पीडीएफ इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक के फॉर्म में दे दूंगा। प्लस इन चैप्टर्स में भी अगर आपको लेट्स से यू गेट स्टक, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रेफर करना है, मैं रेकमेंड नहीं करता हूं। अगर आपने अभी तक सिंसियरली रिवीजन किया है, रेगुलर लेक्चर्स किया है, ईओबी किया हुआ है, 2-3 बार बढ़िया से रिवीजन किया हुआ है, सब कुछ पढ़ने के लिए जाइए, इंपॉर्टेंट खुद ही दिमाग लगाइए। बट इफ यू गेट स्टक, मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किया है दैट वी शेयर फॉर एवरी अटेम्प्ट। इस बार भी रहेगा। चैप्टर 1 में बेयर मिनिमम क्या पढ़ना चाहिए, 2 में मिनिमम क्या पढ़ना चाहिए, ऐसे रिस्पेक्टिव हर चैप्टर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बना करके दिया है फॉर बोथ ऑडिटिंग एज वेल एज एसएम। आप ये लिस्ट रेफर कर सकते हो, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट डे मॉर्निंग, कल सुबह उठ के क्या करने का, थोड़ा चैलेंजिंग टास्क रहेगा। 3 डेंजरस चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 7, 4, इन दोनों के अंदर जम के स्टैंडर्ड्स दिए हैं। अब देखो इसमें क्या है ना, 7 में आपके पास इतने सारे स्टैंडर्ड्स है, 560, 570, 580, 260, 265, 450। इसमें जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किए ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं। मतलब 560, 570, 80 पे नॉर्मली एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। इट कैन बी मोर देन वन ऑल्सो। जैसे लास्ट अटेम्प्ट के अंदर 570 पे क्वेश्चन आया था, तो भाई ऐसा नहीं कि 570 पे वापस नहीं आएगा, बट ऑब्वियसली 560 हो गया, सब्सिक्वेंट इवेंट जो लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। रिटन रिप्रेजेंटेशन पे अच्छा क्वेश्चन नहीं आया था, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर 450, 260, 265 में मुझे 260 ज्यादा क्रिटिकल लगता है, ज्यादा क्रूशियल लगता है। पढ़ने सब है, एटलीस्ट ये 4 स्टैंडर्ड जो ग्रीन में हाईलाइट किए वो तो कवर सुबह सुबह कर लेने चाहिए। फिर जाइए चैप्टर नंबर 4 में, ये आपका पूरा 500 सीरीज है। इसमें ना बेटर आरओआई होगा पहले वाले 4 स्टैंडर्ड्स पढ़ने में, 500, 501, 505 एंड 510 भी पढ़ सकते हो। 510 इतना क्रिटिकल नहीं है, बट पहला 3 तो मान के चलिए एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब 520, 530 का प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत वास्ट है। अगर अभी समय नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं, उन्हें साइड में कर दीजिएगा। कल एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह के सेशन में कुछ कवर करने का ट्राई करेंगे, बट एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट 500, 501, 505 है वो तो कवर होने ही चाहिए। फिर मैं बोलूंगा मॉर्निंग सेशन को थोड़ा स्ट्रेच करते हुए, इट शुड स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग, 5:30-6 बजे शुरू करो, 11 साढ़े 11 तक ये स्टैंडर्ड्स के साथ साथ में 700 सीरीज भी उड़ा दो, वो आपको बढ़िया से आती है। आपको एंगेजमेंट, आपका ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट्स क्या है, टाइप्स ऑफ ओपिनियन क्या होता है, देन यू ऑलरेडी नो व्हाट इज की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, मॉडिफिकेशन कब कब आएगा, कौन कौन सा मॉडिफिकेशन आएगा, ईओएम क्या है, ओएम क्या है। मेरे हिसाब से 700, 701, 705, 706 इतना तो खत्म करना चाहिए। स्टैंडर्ड्स बहुत सारे हैं, मॉर्निंग सेशन में जितना मैक्सिमम कवरेज कर सकते हो उतना बढ़िया रहेगा। हर स्टैंडर्ड में यही सोचो मेरे को इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड वो क्या पूछ सकता है, कंफ्यूजन आ जाए तो मेरी ये जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको रेफर कर लो, इससे आपको गाइडेंस मिलते जाएगा। 510 रिलेटेड क्या पढ़ना चाहिए, 505 रिलेटेड बेयर मिनिमम क्या पढ़ना चाहिए, इससे आपको गाइडेंस मिलते रहेगा। इफ यू ऑलरेडी नो इट रियली वेल, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली व्हेन यू गेट स्टक यू कैन यूज दीज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आपको हेल्प करेगा। सेकेंड सेशन, द आफ्टरनून सेशन, दैट इज अ क्रूशियल सेशन। 2 डेंजरस चैप्टर है, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 10। 5 इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, 100 पेज का चैप्टर है, अपने बुक्स में भी ऑलमोस्ट 70-80 पेज में लिख करके दिया है। उस चैप्टर में असर्शन पढ़ा, एग्जांपल्स ऑफ असर्शंस पढ़े, फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए कि भाई बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये पढ़ना चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं उसकी लिस्ट आपको बना करके क्लास के दौरान भी दी है, हर लेक्चर के दौरान दी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी रेफरेंस करके दिया है। वो सारा स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपको पूरा मार्क करवा के दिया है, पहले वो पढ़िए। फिर जनरल रीड कीजिए कि भाई रिसीवेबल्स के रिगार्डिंग क्या चेक करना चाहिए, पेएबल के रिगार्डिंग क्या चेक करना चाहिए। जितना आप स्मार्टली चैप्टर 5 पढ़ने का ट्राई करेंगे उतना वाइड कवरेज होगा। पूरा कवरेज 5 में टफ है। स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको क्लास के दौरान एरिया बाय एरिया मार्क कराए उस पर एम्फसाइज कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। 10 जो बैंक ऑडिट है, बैंक ऑडिट वेटेज कंपैरेटिवली कम होता है, एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक एनपीए का कैलकुलेशन आ सकता है आपके लिए, एनपीए के लिए प्रोविजन कितना बनाना वो टेबल के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ड्राइंग पावर डीपी कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डायरेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन कि भाई एडवांसेस चेक करने क्या प्रोसीजर लगाओगे, इंटरनल कंट्रोल फॉर एडवांसेस चेक करने बैंक के लिए क्या प्रोसीजर्स लगाओगे, उस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे हिसाब से, इससे आपका बैंक ऑडिट पे कंफर्ट आ जाएगा। Now the evening session. The evening session has focus on 2 chapters. ये थोड़े
ब्लेंड चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 9, इधर सैंपलिंग लगाना ही पड़ेगा। सबसे पहले काम करो, डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ लो। उसके अंदर आपका एक्सपेंडिचर ऑडिट में जो 5 पॉइंट है, प्रोप्राइटी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, योर ऑडिट ऑफ प्रोविजन फॉर फंड्स, ये आपका जो सारा रेगुलेटरी ऑडिट वगैरह जो 5 एक स्टेप्स हो गए एक्सपेंडिचर ऑडिट के, वो फटाफट से पढ़ लेने चाहिए। वो पढ़ने के बाद में फिर दिमाग लगाओ कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या थे, वहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है। फिर मे बी पार्ट ए जो हमारी यूनिट के अंदर है, जिसके अंदर हमने ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी वगैरह आपको मार्क करवा के दिया है, थोड़ा सैंपलिंग लगाते हुए क्विकली गो थ्रू करना पड़ेगा। बहुत डिटेल में हर एक लाइन हर एक वर्ड पढ़ने के बारे में मत सोचें। जितना रीड करते रहेंगे, एक आध क्वेश्चन अगर आया, देखो वेटेज तो 2-3 मार्क का, 2-3 क्वेश्चन का है, कम से कम 12 मार्क का वेटेज बनता है। पर जनरली ऐसा होता नहीं कि 12 मार्क का पेपर इस चैप्टर आता है। समटाइम्स दे डू, समटाइम्स दे डोंट। तो ओवर स्ट्रेस मत लें। कुछ कुछ यहां पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरल क्वेश्चंस आते हैं, आंसर लिख भी पाएंगे। तो 9 के बाद में 3 के अंदर शुरुआत करें डिजिटल ऑडिट के साथ में। अब चैप्टर 3 में ना स्टैंडर्ड्स तो बहुत सारे हैं, 315, 320, 330 स्टैंडर्ड्स को रो साइड में। डिजिटल ऑडिट में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, पहले वो ढंग से पढ़ो। फिर इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, वो पढ़ने का ट्राई करो। सिग्निफिकेंट रिस्क कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो पढ़ने का ट्राई करो। टूल्स टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल क्या है, नैरेटिव रिकॉर्ड, क्वेश्चनेयर, योर चेकलिस्ट एंड ऑल, ये पढ़ने का ट्राई करो फटाफट से। ये पढ़ने के बाद थोड़ा समय मिले तो 315 के अंदर ऑडिट रिस्क वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर लो। इतना आपका कवरेज करने का ट्राई होना चाहिए बाय टुमारो इवनिंग। Now comes your morning session. In the morning session, focus directly on कारो। हालांकि लास्ट अटेम्प्ट में कारो पे क्वेश्चन आया था, तो शायद अगले अटेम्प्ट में 143 पे क्वेश्चन बन सकता है, या कारो पे क्वेश्चन और भी रिपीट हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। बट स्टिल यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट कारो। थोड़ा कारो 2020 का एप्लीकेबिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस के नाम क्या है, उस क्लॉजेस के अंदर क्या बोला गया है, या आइडेंटिफाई करें। क्लॉज लिखने वाला क्वेश्चन आता है, लास्ट अटेम्प्ट के अंदर भी आया था। सो प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहें। उसके बाद अगर समय मिले तो मिसलेनियस स्टैंडर्ड्स देखें, वरना जितना आपके पास में उन स्टैंडर्ड्स के अंदर नोटबुक में लिखा हुआ समरी है उतना भी रीड कर लें। 299 के अंदर रिस्पांसिबिलिटीज फटाफट पढ़ लिया, रिपोर्टिंग वाला पार्ट पढ़ लिया, छोड़ दिया। उसके बाद में 320 में मटेरियलिटी के लिए बेंचमार्क क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स बेंचमार्क को अफेक्ट करते हैं, वो पढ़ लिया। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का डेफिनेशन क्या है, वो पढ़ के छोड़ दिया। मतलब स्मार्ट तरीके से आपको फटाफट से पढ़ करके क्लोज करना पड़ेगा। इट इज हाईली नॉट पॉसिबल इजीली कि आप पूरा 100% सिलेबस कवर करके जाए। आपको इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये मेरा आपको एक ओवरव्यू है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपसे जेन्युइनली डिस्कस करना चाहता हूं, और आपको प्लीज मेरा बात सुनना चाहिए। सबसे पहला चीज, पेपर आते ही व्हेन यू रीड द पेपर, कंपल्सरीली सारा जो आपको सैंपल पेपर दिखाए तो आपके रेफरेंस दिमाग में रहना चाहिए, ताकि इट शुड नॉट कम एज अ शॉक टू यू। इन द पेपर यू विल हैव एमसीक्यू। एमसीक्यू में आपको केस स्टडीज देखने को मिलेंगे। जनरली टोटल 15 एमसीक्यू आते हैं 2 मार्क के, इंटू 2 दैट इज योर 30 मार्क्स का एमसीक्यू। इसमें ऑलमोस्ट मान के चलिए 12 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके केस स्टडी से रिलेटेड होते हैं। केस स्टडी दिया हुआ है, 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर केस स्टडी दिया हुआ है, देन देयर आर 5 क्वेश्चंस गिवन टू यू। देन देयर इज अनदर केस स्टडी नंबर 3, उससे रिलेटेड देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12। मतलब पहले 12 क्वेश्चन जो हो गए आपके केस स्टडी से रिलेटेड हो गए। 13 ऑनवर्ड्स ध्यान रखना, ये आपके इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज होते हैं, कंफ्यूज मत होना। जनरली आखिर के 2-3 एमसीक्यूज जो हैं वो इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हैं। मैं बोलूंगा पेपर शुरू करने के बाद में, रीडिंग टाइम में ये नहीं पढ़ना है आपको। रीडिंग टाइम खत्म होने के बाद में जब आप पेपर शुरू करेंगे, एमसीक्यू से ही शुरू करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अटेम्प्ट करना कंपलसरी है ही है आपके लिए 100%। और एमसीक्यू में 20 मार्क्स स्कोर करना, अगर आप कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है तो बहुत आसान है। एंड दीज 20 मार्क्स विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वेदर यू विल पास इन दिस एग्जाम और नॉट। ट्रस्ट माई वर्ड्स, एमसीक्यू पहले ही सॉल्व करना है। उसके लिए गिव योरसेल्फ गुड 40 to 50 मिनट्स। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, समय लगने दो, केस स्टडी पढ़ो, बढ़िया से सोचो, एलिमिनेट करो। कुछ जगह डायरेक्ट आंसर मिलेगा, कुछ जगह पॉइंट्स को एलिमिनेट करके जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो चूज करना पड़ेगा। उस तरीके से एमसीक्यू को टारगेट कीजिएगा एज सुन एज यू स्टार्ट द पेपर। रीडिंग टाइम में क्या करना, एमसीक्यू साइड में किए। आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है, अब देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होता है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है और बचे 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको पढ़ के फायदा ही नहीं है, कंपलसरी क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है। अभी रीडिंग टाइम में पढ़ के स्ट्रेस लेके क्या फायदा, उसको इग्नोर करने का, क्वेश्चन 1 को रीड ही नहीं करने का। सिर्फ जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है उनको रीड करो, और कौन सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है वो इमीडिएटली रीडिंग टाइम में एलिमिनेट कर लो, वरना ये एलिमिनेशन अगर आप बाद में करने जाओगे समय बर्बाद होगा और अननेसेसरीली पेपर कंप्लीट नहीं होगा। इन दीज 15 मिनट्स रीड द रिमेनिंग 5 क्वेश्चन
क्वेश्चंस, उसके अंदर से एक कौन सा एलिमिनेट करना है डिसाइड करके क्लोज कर दो, और सीक्वेंस भी डिसाइड कर लो कि भाई 1 तो मेरे को वैसे भी सॉल्व करना है, कंपलसरी क्वेश्चन है, उसके अलावा पहले मैं 2 करूंगा, 4 करूंगा, 5 करूंगा, जो भी सीक्वेंस है आपका ये डिटरमाइन कर लो. दिस शुड बी द यूसेज ऑफ योर रीडिंग टाइम. आई एम क्लियरली टेलिंग यू, पहले सॉल्व एमसीक्यू करना है. रीडिंग टाइम में ना तो कंपलसरी क्वेश्चन पढ़ना है ना एमसीक्यू पढ़ना है, डायरेक्टली बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना है, एलिमिनेट करना है कि कौन सा वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व ही नहीं करना है. अब एक चीज और, थोड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट है. आजकल पेपर को टफ बनाने के लिए आईसीएआई ने क्या कर दिया, वो क्या करता है हर क्वेश्चन के अंदर भी पार्ट्स देता है. जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने क्वेश्चन दिया, ये केस स्टडी बनाया, इस केस स्टडी में 2 क्वेश्चन पूछ लिया कि नंबर 1 कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है, एंड असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल के रिगार्डिंग जो इस सिचुएशन में हुआ होगा वो सही है कि गलत है. आप नोटिस करेंगे 2 मार्क का क्वेश्चन अलग है, 2 मार्क का क्वेश्चन अलग है. कैन आई से ऐसा बाइफरकेशन आपको एक क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा. बी वेरी केयरफुल. समझिए, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल पूछा 2 मार्क के लिए, तो 1.5 पेज लिख के फायदा नहीं है सब कुछ. ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है, एसक्यूसीएस के बारे में क्या बोलता है, विद इन 60 डेज कंप्लीट होना चाहिए. जो रेलेवेंट पार्ट है उतना ही आपको लिखना है, बिकॉज इट्स आस्क्ड ओनली फॉर 2 मार्क्स. रिमेंबर, क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है. हर क्वेश्चन के अंदर भी पार्ट 1 पार्ट 2 हो सकता है. रैंडम क्वेश्चन पढ़ के डिसीजन मत लेना. रीडिंग द क्वेश्चन इन दैट रीडिंग टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा उसके लिए बहुत केयरफुल रहिएगा. एक सबसे बड़ा चैलेंज, मैं ये हर अटेम्प्ट से पहले बोलता हूं, इस बार भी बोलता हूं, ऑडिट पेपर लिखते लिखते एमसीक्यू में तो आप पूरा क्या रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे. जब डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए जाएंगे, हर 30-40 मिनट 50 मिनट के बाद में क्या होता है, दिमाग थोड़ा स्लो होता है, और फिर हम क्या करते हैं, जनरल आंसर लिखना शुरू कर देते हैं. मैं वापस से बोल रहा हूं, आपको जनरल आंसर, रैंडम आंसर नहीं लिखना है. जो क्वेश्चन में पूछा है उतना ही स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट लिखने का ट्राई करना है. इसके लिए दिमाग को थोड़ा फोकस्ड रखने का जरूरत है. आफ्टर 30-40 मिनट्स यू बिलीव देयर इज अ प्रॉब्लम, टेक अ 10 seconds break, 20 seconds break, drink some water, चुपचाप थोड़ा पानी पियो, मे बी एक छोटा चॉकलेट खाया, दिमाग को थोड़ा शांत किया, उसके बाद वापस से अपने दिमाग को बोलना है, आई हैव टू रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, आंसर व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द क्वेश्चन. जितना पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे समय बचेगा, मार्क्स बेटर आएगा, स्ट्रेस कम होगा. जितना रैंडम लिखोगे एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा, वो मार्क्स कट करते जाएगा. बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. दिस इज माई वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस टू यू. टेक अ 30-40 मिनट के बाद 10 seconds का 20 seconds का mental break. That break will help you to perform better, more efficiently in the next 20-30 minutes. Is this clear to you? अब देखो, हर बार सेम बात बोलता हूं, इस बार भी वापस रिपीट कर रहा हूं. लास्ट 1.5 डे में आप नोटिस करो, सब कुछ पढ़ते हुए जितना मैक्सिमम टाइम पढ़ेंगे तब भी सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल शायद आसानी से नहीं होगा. तो बेटा इन 1.5 दिनों में कोई भी लेक्चर देखना, कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस करना स्ट्रिक्टली अवॉइड करें. ये एक सेशन आपने देख लिया गाइडेंस के लिए, इसके अलावा मेरे हिसाब से आपने 10 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए. ऑलरेडी आपके पास कम समय, पढ़ने को दुनिया भर का कंटेंट है. जितना आप शिद्दत से मेहनत करके फोकस करके पढ़ सकते हैं, जितना कवर कर सकते हैं, आपको मालूम है कोई भी लाइन पे उठा के एमसीक्यू बना देगा. वो एमसीक्यू को एड्रेस करने के लिए जितना रीडिंग आपका होगा लास्ट 1.5 डे में उतना फायदा मिलेगा. डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग एनी लेक्चर. लेट इट बी माय लेक्चर आल्सो, आई विल नॉट रिकमेंड. डोंट डू एनी राइटिंग प्रैक्टिस. इट इज नॉट अ कॉस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज नॉट एफएम. यहां राइटिंग प्रैक्टिस करोगे सेम क्वेश्चन आएगा ही नहीं, उल्टा डीमोटिवेशन आ जाएगा आज क्वेश्चन आंसर लिखने से. क्यों? अब कुछ नहीं होने वाला है. लास्ट 1.5 डे में जितना पढ़ लोगे उतना फायदा है. लैंग्वेज पे कॉन्फिडेंस रखो और चुपचाप एग्जाम में जाकर के मेहनत करने का ट्राई करो. दैट इज द बेस्ट वे. ये मेरा ऑनेस्ट एडवाइस है. some of you will like it, some of you will not like it, but this is in your benefit. It is in your thought process. तुम्हारे को क्या फायदा होगा उसके हिसाब से बोल रहा हूं. एक चीज और ध्यान रखिएगा, हर बार ऐसा लगता है कि भाई इतना थियरी पढ़ा है सर, लास्ट डे याद आएगा कि नहीं आएगा. मैं हमेशा बोलता हूं, it's been years now, almost 12 to 13 years हो चुका है. We have taught so many students across India. हर बच्चे को ये साइकोलॉजिकल फियर है, हर इंसान को ये फियर है कि मैंने इतना पढ़ा है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या याद आएगा. प्लीज समझो, जितना आपने पढ़ा है वो सब पूछेंगे ही नहीं. एमसीक्यू 30 मार्क का कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, प्योर लॉजिक चलने वाला है. 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव, उसके अंदर भी सोचो आपको टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. 5 × 3 15 क्वेश्चन लिखने का है. 15 क्वेश्चन के अंदर हो सकता है 2-4 क्वेश्चन में स्पेसिफिक चीजें याद नहीं आएगी, बट 10-12 क्वेश्चन में कुछ भी याद नहीं आएगा. ऐसा नहीं हो सकता है. ट्रस्ट द प्रोसेस. आपने अगर मेहनत की है, आज तक सिंसियरली राइटिंग प्रैक्टिस किया है, क्लास में लेक्चर्स अटेंड किए हैं, एवरीडे रिवाइज किया है, आपको 100% आंसर्स याद आएंगे. बस साइकोलॉजिकली पूरा सिलेबस जब देखते तो ऐसा स्ट्रेस आता है, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस ऑल गोज डाउन इन वेन, और सब बढ़िया होता है ऑन द लास्ट डे व्हेन यू गो फॉर योर एग्जाम. कीप योर माइंड्स क्लीन, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस जो आपने आज तक फॉलो किया है. फ्रॉम माई साइड विश यू ऑल अ वेरी वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम. डू वेल,
prepare well, and I'm sure I'll see you all after the exams. All the best. Rishabh Jain signing off. Thank you guys. Bye bye for you.